बतौर सदर जो है जेफरसन ने जब का इंतखाब हुआ और उसके बाद उसने डिस्प्लेड अ ग्रेट शो ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। साइकिल पर बेचारा जो है वो दफ्तर गया। इन कंट्रास्ट टू हिज प्रेडिसेसर्स, जेफरसन एग्जिबिटेड अ डिसलाइक ऑफ फॉर्मल एटिकेट। ही अराइव्ड अलोन ऑन अ हॉर्सबैक विदाउट escort, dressed plainly, and retired his own horse to the nearby stable. सादा जे आदमी से बेचारा। हिज इनाग्रल एड्रेस स्ट्रक अ नोट ऑफ रेकन्सिलिएशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई था। नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी और वो एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो चल रहा था बहुत ज़्यादा। ये बहुत एक तनाव की सूरत हाल बनी हुई थी। तो जेफरसन जब प्रेसिडेंट बना तो उसने उस सियासी हीट को कम करने की कोशिश की। एक रिकन्सिलिएशन वाली स्पीच की जो अपनी विक्ट्री स्पीच थी उसके उसमें उसने डिक्लेयर किया कि कोट एंड कोट वी आर ऑल रिपब्लिकन्स, वी आर ऑल फेडरलिस्ट्स। जेफरसन ने जब अपनी कैबिनेट भी बनाई तो उसमें बहुत दो स्ट्रिक्ट रिपब्लिकन्स थे जो बहुत मुखालिफ थे एंड फेडरलिस्ट के, या जो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट्स के फेवर में और कम्प्लीटली फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और वही सारी बातें। उतने स्ट्रिक्ट लोगों को नॉमिनेट नहीं किया, मॉडरेट दरमियाने लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया। इससे रिलेटेड पास पेपर में सवालात बाय द वे ये आ चुका हुआ है कुछ एक्सक्लूसिवली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जेफरसन की प्रेसिडेंसी के ऊपर। Jefferson described his election to the American presidency in the 1800 as the Second American Revolution. Was the claim justified? Support your answer with the evidence. Thomas Jefferson was termed as a bull in the China closet by the Federalists when he became the president of the United States of America, but his policies and performance negated that impression. Discuss. अच्छा, ये सिर्फ थोड़ी सी अल्फाज गिरी है, आपने इसको थोड़ा हमारे आंसर के साथ जोड़ देना है। इन दोनों चीज़ों के अंदर आप डेफिनेटली मेन चंक आपका सारा जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि उसकी प्रेसिडेंसी कैसी थी, और उसके बाद आप उसकी बेसिस पे एंड पे एक हेडिंग डाल के या शुरू में भी हवाला दे सकते हैं जो आपका ओपिनियन है। पहली बात तो ये कि सेकंड अमेरिकन रेवोल्यूशन इस तरीके से थी, या इस तरीके के जो उसकी पॉलिसीज़ थी वो बहुत फार रीचिंग थी, बहुत कॉन्सिक्वेंशियल थी। सो यू कुड से कि येस, उसका क्लेम जस्टिफाइड था, इट वाज लाइक अ सेकंड अमेरिकन रेवोल्यूशन बिकॉज उसकी पॉलिसीज़ इतनी इम्पैक्टफुल और कॉन्सिक्वेंशियल थी। जिस तरह अमेरिका की फाउंडिंग रेवोल्यूशन की वजह से हुई और नई रियासत जन्म में आई, उसी तरीके से जो जेफरसन ने बहुत सारी चीज़ें की उनका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस था अमेरिका की फ्यूचर के ऊपर। दैट्स वाई इट कुड बी टर्ड एज द अमेरिकन रेवोल्यूशन, स्पेशली उसमें लुइसियाना परचेज का तस्करा होगा। और जहाँ तक दूसरा सवाल है इसमें कि अब बुल इन अ चाइना क्लॉजेट का मतलब होता है कि अगर एक आप बुल को छोड़ दें किसी क्लॉजेट के अंदर, चाइना क्लॉजेट जहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो बुल सारा कुछ तोड़ तोड़ के ले जाएगा बिकॉज रेकलेस होता है एक बुल। लेकिन तो इस बेसिकली फ्रेज का मतलब होता है कि समबडी हु इज़ वेरी रेकलेस एंड हु मेक्स थिंग्स वर्स विद हिज रेकलेसनेस। तो फेडरलिस्ट जो थे वो जेफरसन को ये कहा करते थे, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने इस इम्प्रेशन को रद्द किया। वो इम्प्रेशन को रद्द कैसे किया कि जो बहुत सारी जेफरसन की पॉलिसीज़ थी वो बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल थी, वही वाली बहुत बड़ी इम्पैक्टफुल थी। बल्कि बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी थी जो फेडरलिस्ट चाहते थे कि हों, और जेफरसन पहले उनको अपोज करता था। लेकिन जेफरसन ने क्या किया, यू टर्न लिया और वो चीज़ें की जो तकरीबन फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट के करने वाली थी। इनफैक्ट शायद फेडरलिस्ट्स भी उस हद तक वो चीज़ ना करते जो जेफरसन ने की थी, अगेन विद रेफरेंस टू स्पेशली द लुइसियाना परचेज। खैर देखते हैं। Jefferson was a very consequentialist as a president. Many of his decisions have bearing on the United States even today. Further discussion would show how the Federalist claim of him being a bull in China's closet is unjustified. Moreover, discussion on Louisiana Purchase would show in what way it could be categorized as a second American Revolution. तो ये मैंने थोड़ी सी लाइन्स डाल दिया ताकि दिस इज़ हाउ यू फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन, ताकि पता लगे कि आप एग्जाम सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसी तरह आप एंड पे भी एक छोटी सी हेडिंग बना के इसी को एक्सपैंड करके रीट्रेट कर सकते हैं इस बात को। अच्छा, एज प्रेसिडेंट क्या पॉलिसीज़ थी फिर जी? पहला, नेशनल डेट और इकॉनमी के ऊपर उसने क्या किया, जो हैमिल्टन का फेडरलिस्ट फिस्कल सिस्टम था जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो बेसिकली ज़्यादातर ये वाले सारे काम कर रही थी, उसको उसने डिसमेंटल करना शुरू किया अपनी एंटी फेडरलिस्ट स्पिरिट के अंदर। उसने विस्की एक्साइज और जो दूसरे टैक्सेस थे उनको ख़त्म किया। ठीक है, जेफरसन साहब को शौकीन होंगे इंपोर्टेड विस्की के और अच्छे, तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट ज़्यादा हो विस्की की। तो
फिर उसके बाद उसने दूसरे टैक्सेस भी कम किए, फिर बहुत सारे अननेसेसरी ऑफिसेस और यूजलेस एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जो गवर्नमेंट बहुत फैली हुई थी, बिग फेडरल गवर्नमेंट थी, उसका साइज श्रिंक किया, लोगों को निकाला, कट साइज किया। नेवी को श्रिंक किया, कि कहा कि पीस टाइम में हम रह रहे हैं, इसलिए नेवी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 2 टर्म्स ही हैड लोअर्ड द नेशनल डेट फ्रॉम $83 मिलियन टू $57 मिलियन तक उसने जो है वो कर्जा जो था वो कम कर दिया। अगर हम अदलिया के केस में देखें तो जो एलियन और सेडिशन एक्ट्स में उससे पहले जो जॉन एडम्स के वक्त में जिन बहुत सारे लोगों को सज़ा हो चुकी हुई थी, जेल भेजा जा चुका था, उनको पार्डन किया, प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होती हैं पार्डन करने की, उसके तहत उनको छोड़ा। अच्छा, फिर जॉन एडम्स ने जाने से पहले ना फनकारी ये लगाई थी कि एक एक्ट पास करके, जुडिशरी एक्ट ऑफ 1801, इस एक्ट के ज़रिए आखिरी दिन अपने बहुत सारे जुडिशरी के लोगों को ना मुंतखब कर दिया, लगा दिया डिफरेंट जगहों पे, ताकि सिलसिला चलता रहे। रिपब्लिकन बट जो जेफरसन था and his Republican cabinet, they were like not so fast, so they removed all of those judges, almost all of those judges from the office. Midnight judges क्या थे? Midnight judges was the term coined by the Democrat Republicans for the 58 judges appointed to the federal circuit courts and the newly created DC courts by President Adams on the eve of his last day in the office. 58 judges appoint किए थे, जेफरसन ने तकरीबन सारों को फारिग कर दिया। फिर जेफरसन ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी मुंतखब किए थे अपनी टर्म के अंदर। ही बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जस्टिस जो हैं दे स्टे फॉर लाइफ इन द US अनलेस अदरवाइज दे बिकम इनकैपेसिटेटेड और गेट इम्पीच्ड। फिर US मिलिट्री अकेडमी कायम की। ही फेल्ट अ नीड फॉर नेशनल मिलिट्री यूनिवर्सिटी। दिस वाज टू स्टॉप रिलाइंग ऑन फॉरेन सोर्सेज फॉर टॉप ग्रेड इंजीनियर्स विद क्वेश्चनेबल लॉयल्टी, कि बाहर से हम इंजीनियर्स बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उनकी लॉयल्टी भी नहीं होती हमारे मुल्क के साथ, तो कोई अपना ही सिस्टम जो है वो सही किया जाए। ही फाउंडेड यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकेडमी एट वेस्ट पॉइंट, आई थिंक दैट वाज इन वर्जीनिया। फिर जो फर्स्ट बारबरी वॉर, अब हुआ ये था कि माशाल्लाह जेफरसन की जो है वो फटे हुए फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट US वाज नो लॉन्गर ब्रिटिश कॉलोनी। बिकॉज जब ब्रिटिश कॉलोनी थे तो बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश एम्पायर थी, दैट वाज बिल्ट ऑन द बैक ऑफ इट्स नेवल पावर, बिकॉज बहुत बड़ी नेवी थी। नेवल सुप्रीमेसी की वजह से वो इतनी दुनियाओं पर जगह जाकर उन्होंने अपनी आबादियाँ कायम की, और वो नेवी जो थी वो प्रोटेक्शन देती थी ब्रिटिश कॉलोनीज़ की मर्चेंट शिप्स को, जो ट्रेड के लिए डिफरेंट बहरी रस्तों के ज़रिए अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचते थे। लेकिन जब बरतानिया आज़ाद हुआ, बरतानिया से आज़ादी ले ली अमेरिका ने, तो इनके पास उतनी स्ट्रॉन्ग नेवी तो थी नहीं, और जो माशाल्लाह से कुछ नेवी थी वो जेफरसन साहब ने बहुत ज़्यादा श्रिंक कर दी। और जो बैरबरी कोस्ट पायरेट्स जो मेडिटेरेनियन के पास बहुत ज़्यादा जो बहरी कज़ाक थे वो लूटा करते थे शिप्स को, क्योंकि पायरेट्स का काम ही होता था कि वो मर्चेंट शिप्स जो गवर्नमेंट्स की आती थी उसे उन्हें लूटा करते थे। और कभी कभार जो उनकी गवर्नमेंट्स होती थी इर्द गिर्द की, वो इंडोर्स भी करती थी इन पायरेट्स को, सपोर्ट भी करती थी, ताकि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो उनसे बत्ता वसूल कर सके इस तरीके से। ठीक है। However, after independence, the pirates seized American merchant ships and holding crews for ransom, demanding the US pay tribute to the Barbary rulers. कि वही जो उधर की बारबरी स्टेट्स थी वो ये डिमांड करते थे कि जी अगर आपने ये रास्ते इस्तेमाल करने हैं तो इधर के जो हुक्मरान हैं उनको बत्ता दें। बट जेफरसन ने कहा कि भाई मैं तो बत्ता नहीं दूंगा, मैं तो वैसे ही बड़ा चावल आदमी हूँ, मैंने कभी चाय और बिस्किट भी नहीं पूछी मेहमानों को, तो मैं आपको बत्ता तो बिल्कुल नहीं देने लगा। इसके नतीजे में जो है वो वॉर शुरू हो गई। US और कुछ नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट जिनमें मोरक्को, ट्रिपली, अल्जीरियस एंड ट्यूनिस, नाउ तुनीशिया, इन ममालिक के दरमियान वॉर लास्टेड फ्रॉम 1801 to 1805. It did not completely end piracy against American vessels but contained the problem temporarily. तो तकरीबन जो अमेरिका जो था वो जीत गया ये जंग, एक किस्म की पायरेट्स को शिकस्त हुई इसमें, और जो उनकी फोर्सेस थी गवर्नमेंट्स की, तो मुकम्मल तौर पे ये मसला हल तो नहीं हुआ मगर कुछ हद तक मैनेज हो गया। और उसने एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सिक्योरिटी के रेल में एक सिंबल ये दिया, एक मैसेज ये भेजा कि US जो नई न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट है ये वीक नहीं है, न्यूली फॉर्म कंट्री इज़ नॉट वीक and it was capable of waging war if necessary, even in places far from its shores.
फिर नेटिव अमेरिकन के ऊपर, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, उनके ऊपर जेफरसन की जो पॉलिसी थी, जेफरसन भी उसी तरह एक सुप्रेमिसिस्ट आदमी था। ही बिलीव्ड कि जो ये नेटिव अमेरिकन हैं ये कमतर हैं, हमारे से इन्फीरियर हैं और उनको कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं आती, तो हमें इनको सिविलाइज करना है। तो फिर इसने क्या किया कि इसमें इस पॉलिसी के तहत यूएस इंडियन ट्रीटी अलाइंसेस किए, और उसमें वो नेटिव अमेरिकन जो एसिमिलेट करने को तैयार थे अमेरिकन कस्टम्स और एग्रीकल्चर और ट्रेडिशंस में, उनके साथ पीस डील सिक्योर की। लेकिन ये जो पॉलिसीज थी, दी ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ प्रीटेक्स्ट टू सीज लैंड एंड कल्चरल जेनोसाइड ऑफ द इंडियन कम्युनिटीज़। खासतौर पर वो लोग जो उस एग्रीकल्चर में, जब वो यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना है अमेरिकन, तो फिर उसके लिए उन्हें अपनी लैंड भी देनी पड़ेगी, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा वाइट सेटलर्स को और फिर गवर्नमेंट का उस तरीके से जो रेगुलेशन थी एग्रीकल्चर के गेट, उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दैट बेसिकली मेंट कि वाइट पीपल गॉट द बेटर एंड ऑफ द बार्गेन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। फिर लुइसियाना परचेज, जिसका हम बड़ा तस्करा करते हैं। लुइसियाना परचेज वाज द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी ऑफ लुइसियाना बाय द यूएस फ्रॉम फ्रांस इन 1803। 1803 के अंदर फ्रेंच गवर्नमेंट से जो है अमेरिका ने हासिल की। बेसिकली हेटियन रेवोल्यूशन के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट माशाल्लाह बड़ा स्पेक्टेकुलर राइज हुआ था नेपोलियन का अभी फ्रांस के अंदर, उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आए, इनकलाब लेकर आए आज़ादी और बर्बरियत के ख़िलाफ़, और जो फ्रेंच मोनार्क्स थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा इनकलाब लेकर आए। और फिर उसके नतीजे में जो इनकलाब लाने वाले लोग थे, जो लिबर्टी और फ्रीडम के हामिल थे, उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया, रेन ऑफ टेरर जिसको कहा जाता है। और फिर इतना केओस फैल गया माशरे में कि फिर ऐसा एक वैक्यूम की एक ज़रूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग मैन अथॉरिटेटिव लीडर की, कि जो आके ऑर्डर रिस्टोर कर सके। और फिर वो नेपोलियन की शक्ल में हुआ। बहरहाल नेपोलियन वांटेड कि भाई ये नॉर्थ अमेरिका से अपनी जान छुड़ाओ, तो जो जेफरसन था, ही जस्ट वांटेड न्यू ऑरलीन्स का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।